आज हम व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत पाठ 1 में रोजगार या नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। रोजगार या नियोजन क्या है? रोजगार या नियोजन, रोजगार या सेवा सभी समानार्थी शब्द है। आर्थिक क्रिया की इस श्रेणी के अंतर्गत ऐसे लोग आते हैं जो निश्चित समय के लिए पूर्व निश्चित राशि, वेतन या मजदूरी के रूप में प्राप्त करते हैं। सेवा, जिसे नौकरी भी कहा जाता है, इसमें निश्चित पारिश्रमिक प्राप्त होता है। जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है उसे नौकर, कर्मचारी या नियोजित कहा जाता है तथा कर्मचारी जिसके निर्देश या आदेश पर कार्य करता है उसे नियोक्ता, सेवा नियोजक या स्वामी कहा जाता है। सेवा कार्य प्रारंभ करने के पूर्व नियोक्ता व कर्मचारी के मध्य कार्य शर्तें, वेतन, भत्ते, सुविधाएं, भविष्य निधि आदि शर्तों के साथ संविदा या अनुबंध होता है। ये कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये कर्मचारी सरकारी कार्यालयों, निगमों, कंपनियों, बैंक, बीमा व निजी संगठनों जैसे टाटा, बिरला, अंबुजा आदि में कार्य करते हैं। इन्हें प्रबंधक, सेक्शन अधिकारी, सचिव, आयुक्त, लिपिक, चपरासी, टाइपिस्ट, निरीक्षक, शिक्षक आदि नामों से पुकारा जाता है। घर में, दुकान में कार्य करने वाले कर्मचारी इसी श्रेणी में आते हैं। अर्थात रोजगार का आशय है उन धंधों या कामों से है जिनमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। इसके बाद रोजगार या नियोजन या सेवा की निम्न प्रमुख विशेषताएं होती है। रोजगार या नियोजन में कौन कौन सी विशेषता होती है? पहली विशेषता है नियोजन या रोजगार किसी व्यक्ति या फर्म का कार्यभार संभालने पर प्रारंभ होता है। जैसे व्यक्ति कार्य प्रारंभ करना चालू कर देता है वैसे ही नियोजन या रोजगार प्रारंभ हो जाता है। दूसरा विशेषता है प्रत्येक नियोजित या कर्मचारी को अपने उच्चाधिकारी या स्वामी के आदेशों का पालन करना आवश्यक होता है। तीसरा, नियोजितों या कर्मचारियों को अपनी सेवाओं के बदले वेतन, मजदूरी तथा संबंधित सुविधाओं के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त होता है। यह पारिश्रमिक मासिक या प्रति माह या साप्ताहिक हो सकती है। कभी कभी मजदूरी समय के अनुसार तथा कभी कभी कार्य के अनुसार दी जाती है। चौथी विशेषता है कर्मचारियों को नियोजक द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रतिमानों का पालन करना होता है। पांचवा, नियोजन के लिए कोई मानक अहर्ताएं या योग्यताएं नहीं है। यह सारा कार्य की प्रकृति एवं अपेक्षाओं पर निर्भर होता है। छठवां, कोई कर्मचारी अपने कार्य को किसी दूसरे को अंतरित नहीं कर सकता है। सातवां, कर्मचारी अपने नियोक्ता या स्वामी के अधीनस्थ रहते हैं, उसी के निर्देश पर कार्य करते हैं। आठवां, नियोजन या सेवा कार्य के लिए पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये 8 विशेषताएं होती है रोजगार या नियोजन में। इसके बाद देखेंगे व्यवसाय एवं पेशा में कौन कौन सी समानताएं होती है। तो व्यवसाय एवं पेशा में निम्न समानताएं होती है। पहला है व्यवसाय एवं पेशा दोनों आर्थिक क्रियाएं हैं। आर्थिक क्रिया मतलब वे क्रियाएं जिनसे हमें धन की प्राप्ति होती है। तो व्यवसाय और पेशा दोनों जो है वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। दूसरा, दोनों का उद्देश्य लाभार्जन होता है अर्थात लाभ प्राप्त करना। तीसरा, दोनों में जोखिम की संभावना रहती है। चौथा, दोनों के द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। पांचवा, दोनों को अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु कुछ प्रचार प्रसार अर्थात विज्ञापन करना आवश्यक होता है। तो ये 5 समानताएं होती है व्यवसाय और पेशा में। इसके बाद हम देखेंगे व्यवसाय, पेशा और रोजगार तीनों में क्या अंतर होता है। तो तीनों में पहला अंतर है
प्रारंभ करने का ढंग। कंपनी प्रवर्तन द्वारा, फर्म पंजीयन द्वारा व अन्य व्यापार अनुमति प्राप्त कर व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं, जबकि पेशा संबंधित संस्था के सदस्य बनकर प्रैक्टिस करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर पेशा प्रारंभ किया जा सकता है। रोजगार सेवा शर्तों व संविदा या अनुबंध के आधार पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रोजगार प्राप्त किया जाता है। दूसरा, कार्य की प्रकृति। व्यवसाय समाज उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति करना। पेशा विशिष्ट ज्ञान द्वारा पीड़ित व्यक्ति की सेवा करना, जैसे डॉक्टर, वकील आदि। रोजगार कुशलता एवं बुद्धि द्वारा नियोक्ता द्वारा निर्देशित कार्य को करना। तीसरा, योग्यताएं। किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती, मात्र कुछ व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है, जबकि पेशा में विशिष्ट ज्ञान व उसकी उपाधि या योग्यता होना आवश्यक है। रोजगार सामान्य ज्ञान आवश्यक है तथा उच्च पदों पर योग्यता आवश्यक है। चौथा, जोखिम। व्यवसाय में लाभ अनियमित व अनिश्चित होता है, अतः जोखिम बना रहता है, जबकि पेशा में शुल्क या फीस निश्चित है, अतः कम जोखिम मात्र प्रारंभ में होती है। जबकि रोजगार एवं नियोजन, इसमें नियमित वेतन मजदूरी के कारण कोई जोखिम नहीं होती। पांचवा है पारिश्रमिक। व्यवसाय का पारिश्रमिक लाभ होता है, पेशे का पारिश्रमिक शुल्क या फीस होती है, जबकि नौकरी का पारिश्रमिक वेतन या मजदूरी होती है। सम्मान या प्रतिष्ठा। व्यवसाय में विशिष्टता न होने के कारण सम्मान या प्रतिष्ठा कम रहती है, जबकि पेशा में विशिष्ट ज्ञान होने के कारण सम्मान एवं प्रतिष्ठा बनी रहती है। रोजगार उच्च स्तर के नौकरी वाले सम्मानी व प्रतिष्ठित कहे जाते हैं। सातवां, आचरण संहिता। व्यवसाय में कोई आचरण संहिता नहीं होती, ये तथापि सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिकता होनी चाहिए, जबकि पेशे में एक आचार संहिता होती है, जो इसका पालन नहीं करता वह सफल नहीं हो सकता। पेशा रोजगार आचरण संहिता नियोक्ता तैयार करता है तथा उसका पालन आवश्यक होता है। कानून। व्यवसाय के नियंत्रण के लिए विभिन्न कानून बने हैं, लगभग 8 या 10। पेशे के लिए नाम मात्र के कानून हैं, जैसे उपभोक्ता फॉर्म। रोजगार के लिए विशेष कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती। पूंजी। व्यापार में अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, पेशे में केवल प्रारंभ में नाम मात्र की पूंजी लगती है, जबकि नौकरी में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। 10वां, उद्देश्य। समाज या उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति कर लाभ प्राप्त करना होता है, जबकि पेशे में दुखी व्यक्ति की सेवा कर आय प्राप्त करना होता है और रोजगार में नियोक्ता के निर्देशानुसार कार्य कर वेतन प्राप्त करना होता है। इसके बाद हम देखेंगे व्यवसाय के उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का आशय जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं या जहां तक हम पहुंच सकते हैं, उस अंतिम बिंदु को ही लक्ष्य या उद्देश्य कहा जाता है। व्यवसाय के उद्देश्यों को निम्न भागों में बांटा गया है, जिसके 3 भाग हैं। क आर्थिक उद्देश्य, ख सामाजिक उद्देश्य और ग नैतिक एवं मानवीय उद्देश्य। सबसे पहले देखेंगे आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य। व्यवसाय व लाभ दोनों अलग अलग नहीं किए जा सकते, अतः व्यवसाय का प्राथमिक व महत्वपूर्ण उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य है। आर्थिक उद्देश्य के बिना व्यवसाय का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। यह एक सिक्के के 2 पहलू की तरह है। आर्थिक उद्देश्यों का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला उद्देश्य है लाभोपार्जन। आर्थिक दृष्टि से व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर जीवन को सुखमय ढंग से व्यतीत करना प्रत्येक व्यवसाय की इच्छा रहती है। साथ ही वह अधिक लाभ प्राप्त कर अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है। यह अधिक लाभ प्राप्त करके ही संभव है। कोई भी व्यापारी व्यापार इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके करता है कि उसे व्यापार से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। जब उसे व्यापार से अधिक लाभ प्राप्त होता है तो उसका जीवन सुखमय हो जाता है तथा वो अपने व्यापार
के विस्तार को बढ़ा भी सकता है। दूसरा है ग्राहकों का सृजन करना। किसी भी व्यापार का आधार ग्राहकों की संख्या पर निर्भर रहता है। ग्राहक अधिक होंगे तो बिक्री अधिक होगी, और बिक्री अधिक होगी तब लाभ भी अधिक होगा। अधिक ग्राहक रहने से व्यापार की ख्याति में वृद्धि होती है। व्यापार को जीवित रखने के लिए ग्राहक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दीपक को जलाने के लिए तेल। व्यापार ग्राहक के लिए ही किया जाता है, अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यवसायी नए नए ग्राहकों की खोज करे। ग्राहकों के सृजन या निर्माण, सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना। सृजन करने के लिए व्यवसाय विभिन्न तरीके अपनाता है। ग्राहकों का सृजन या निर्माण के संबंध में प्रबंध शास्त्री पीटर एफ ड्रगर का कथन है कि ग्राहक निर्माण ही व्यवसाय है तथा ग्राहक ही इस बात का निर्णायक है कि व्यवसाय क्या है। इस प्रकार व्यवसाय का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्राहकों का सृजन करना होता है। तीसरा है नवोत्पाद या नवप्रवर्तन, इनोवेशन। आज के प्रगतिशील युग में प्रत्येक दिन का सूर्य एक नई वस्तु के साथ उदय होता है, अर्थात जब तक उपभोक्ता की संतुष्टि एवं आवश्यकता अनुसार उसे वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वह वस्तु को खोजने विभिन्न व्यवसायी के पास भटकता रहेगा। अतः व्यवसायी के लिए यह आवश्यक है कि वह उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुकूल नई नई वस्तु की पूर्ति करता रहे। नवोत्पाद या नवप्रवर्तन का अर्थ क्या है? व्यवसाय में नई नई वस्तुओं को लाना, वस्तुओं के उत्पादन में सुधार लाना, वस्तुओं के उपयोग को सरल बनाना, वस्तु के मूल्य में कमी लाना ताकि उपभोक्ता को वस्तु सदैव नए ढंग से प्राप्त हो। इसलिए वर्तमान में टीवी विज्ञापन में एक वाक्य सुनते हैं, अब नए पैक में, अब नई शक्ति के साथ, अब नए ढंग से कार्य करता है, अब नई तकनीक से बना आदि। यह सब नवप्रवर्तन या नवोत्पाद है। इस संबंध में पीटर एफ ड्रगर का कहना है कि नवप्रवर्तन से ग्राहकों की आवश्यकताओं में परिवर्तन किया जा सकता है। उसके लिए नई नई आवश्यकताएं पैदा की जा सकती है, पुरानी आवश्यकताएं समाप्त की जा सकती है। इसके बाद नंबर 12 है सामाजिक उद्देश्य। व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह नैतिकता व मानवीय मूल्यों को परिभाषित करता है। सामाजिक उद्देश्य के पीछे सेवा भावना छिपी रहती है। इस उद्देश्य से आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। सामाजिक उद्देश्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रसिद्ध उद्योगपति आर के बजाज का कहना है कि व्यवसाय को समाज की सेवा करते हुए लाभ कमाना चाहिए। अतः प्रत्येक व्यवसाय को निम्न सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपना व्यवसाय करना चाहिए। पहला, व्यवसाय की प्रत्येक क्रिया ग्राहक को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। दूसरा, ग्राहक की सेवा करते समय लाभ की इच्छा रखनी चाहिए। तीसरा, व्यवसाय करते समय शासकीय नियमों का पूर्ण पालन करना चाहिए, अर्थात करों का भुगतान समय पर करना चाहिए। चौथा, वस्तु का उचित मूल्य ही लेना चाहिए। पांचवा, वस्तु की पूर्ति समान रूप से बनाए रखना चाहिए। नंबर 6वां, उपभोक्ता सदैव संतुष्ट रहे, इस बात का ध्यान व्यवसायी को रखना चाहिए। इसके बाद नंबर देखेंगे नैतिक एवं मानवीय उद्देश्य। व्यवसाय की क्रियाएं मानव द्वारा ही की जाती है, अतः व्यवसाय में नैतिकता एवं मानवीय उद्देश्यों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। नैतिकता व मानवीयता किसी राष्ट्र के चरित्र का आईना या दर्पण होता है। इसके बाद व्यवसाय क्रियाओं का वर्गीकरण। व्यवसाय क्रियाओं को इन 3 कसौटियों अर्थात पहला आकार, दूसरा स्वामित्व, तीसरा कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, आकार पर आधारित वर्गीकरण। आकार पर आधारित व्यावसायिक फर्मों को पहला लघु स्तर या छोटे पैमाने तथा दूसरा वृहद स्तर या बड़े पैमाने के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में लघु उद्योग या छोटे पैमाने का उद्योग एक ऐसी इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें संयंत्र और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होती है।
यही सीमा लघु उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योग के लिए ऊर्जा उत्पादित करने वाली सहायक यूनिटों के लिए भी लागू होती है। अन्य सभी औद्योगिक इकाइयों जिसका निवेश संयंत्र और मशीनरी में 1 करोड़ रुपए अर्थात 100 लाख रुपए से अधिक होता है, बड़े पैमाने की इकाइयाँ मानी जाती है। लोहा एवं इस्पात, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग इकाइयाँ आदि सामान्यतः बड़े पैमाने पर संगठित की जाती है। छोटे पैमाने की इकाइयों में सामान्यतः कम पूंजी की आवश्यकता होती है और वे प्रकृति में श्रम प्रधान होती है। उन्हें सरकार द्वारा अनेक रियायतें या छूटें जैसे उत्पाद शुल्क छूट, रियायती दरों पर विद्युत, कम दरों पर ब्याज, बैंक उधार आदि प्राप्त होती है। दूसरा है स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर व्यावसायिक फर्मों को पहला सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक सार्वजनिक उद्यम निजी उद्यमों के स्वामित्व में होता है, परंतु यदि कोई उद्यम सरकार तथा निजी उद्यमों के संयुक्त स्वामित्व में होता है तो उसे संयुक्त क्षेत्र उद्यम कहा जाता है। तीसरा है कार्य पर आधारित वर्गीकरण। कार्यों के आधार पर हम व्यावसायिक क्रियाओं को मोटे तौर पर 2 वर्गों में, पहला उद्योग तथा दूसरा वाणिज्यिक में वर्गीकृत कर सकते हैं। वाणिज्यिक क्रियाओं को 2 वर्गों में नंबर का व्यापार, नंबर का व्यापार के सहायक या व्यवसाय के सहायक में वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यावसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण का चार्ट नीचे दिया जा रहा है। इस प्रकार व्यवसाय की संरचना का संदर्भ औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उद्यम दोनों के नेटवर्क से है।